साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों की। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की तरफ से जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी, उस पर आज फैसला सुनाते हुए कहा कि जो बीटीसी शिक्षक हैं वो ही एलिजिबल होंगे जो प्राथमिक विद्यालय है उनमें शिक्षक के तौर पर उनकी नियुक्ति के लिए। ऐसे में एक सवाल खड़ा हो गया है और तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड कर चुके हैं, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या देश भर में लाखों में है, उनका भविष्य कहाँ जाएगा और आखिर वो अब क्या करेंगे? क्योंकि पहले ये दोनों ही कोर्सेस मान्य थे, चाहे बीएड किया हो या बीटीसी किया हो, दोनों ही अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के तौर पर नियुक्ति के लिए फॉर्म भर सकते थे, वो एलिजिबल थे और वो सरकारी नौकरियां भी प्राप्त कर सकते थे। लेकिन अब इस फैसले के बाद आखिर क्या होगा उन बीएड डिग्री धारकों को, बीएड डिप्लोमा धारकों का जो लगातार लाइन में है, कतार में, और जिनको अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक अदद सरकारी नौकरी की तलाश है। तो आज इस खास चर्चा में हम अपने साथ तमाम मेहमानों को शामिल कर रहे हैं। हमारे साथ एक एक करके आप सभी का उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ अंशुमान सिंह, ये जो छात्र नेता है बीएड लीगल टीम के, इसके अलावा देवेश शर्मा जो राजस्थान से आते हैं, अखिल भारतीय बीएड संघ के हैं और मुख्य याचिकाकर्ता है। अमित विक्रम जो बिहार टीईटी शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं। मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। सूर्या मैथिल राजनीतिक विश्लेषक है और विजय कुमार बंधु अटेवा के अध्यक्ष है। आज हम शुरुआत करते हैं जो याचिकाकर्ता है देवेश शर्मा जी। देवेश शर्मा जी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर पूरा फैसला है क्या और बीएड और बीटीसी इन दोनों ही अभ्यर्थियों पर इसका क्या असर पड़ने जा रहा है? जी बिल्कुल सर, आज अभी डिटेल फैसला आने वाला है। शाम को 6 बजे के बाद डिटेल फैसला आएगा। अभी जस्टिस सुधांशु धूलिया की जो बेंच थी, उन्होंने जो फैसला सुनाया, अभी उन्होंने 2 ही लाइन बोली थी। जो रेट पिटीशन है वो सभी खारिज कर दिए जो एसएलपी लगी हुई है, और जो 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन है जिसको एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो लेकर आई थी, उसको क्वेश कर दिया है, इलीगल कर दिया है, जिससे बीएड 1 to 5 जो बेसिक शिक्षा है उससे बाहर हो गया है। पूरे देश से जो भी जितने भी स्टेट हैं, सभी स्टेट से, यूनियन टेरिटरी मानो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सभी जगह से बीएड पीआरडी से बाहर हो गया है इस गजट से क्वेश होते ही। बंधु जी हमारे साथ मौजूद है, विजय कुमार बंधु जी, अध्यक्ष अटेवा के। बंधु जी, इस फैसले का जो बीएड अभ्यर्थी हैं उन पर क्या फर्क पड़ने वाला है और उनके लिए क्या विकल्प बचा है? देखिए, अभी जैसा देवेश जी बताए और हम लोग भी जो अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि पूरा डिटेल आने के बाद ही क्लियर हो पाएगी चीजों किस दिशा में जाएगा। लेकिन मैं इस पर जरूर कहूंगा कि चाहे हाईकोर्ट का मामला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, तो अभ्यर्थियों को लगातार किसी न किसी बहाने से उनको विशिष्ट बेरोजगार किया जा रहा है, विशिष्ट टाइप का बेरोजगार किया जा रहा है। एक तो ऐसी डिग्रियां लेकर के लोग अपने मैदान में आते हैं, अपने सर्विस के लिए आते हैं, उनको फिर उसके बाद हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे एक लंबी प्रक्रिया में जोड़ दिया जाए, रोजगार उनको ना मिले और वो भटकते रहें। तो अभी तो मैं इतने ही अपनी शुरुआती दौर में प्रतिक्रिया करता हूँ कि अभी तो डिटेल पूरा फैसला आएगा। लेकिन बीटीसी और बीएड का जो ये संघर्ष सरकारें तैयारी वर्सेस कराती हैं, ये बहुत ही गलत है। और डिग्री चाहे वो किसी वर्ग का को लेके आ रहा है, उसे रोजगार देने का काम सरकार का है और सरकार को करना चाहिए। ये मेरी प्राथमिक टिप्पणी है। लेकिन ये तो जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है कि अगर उनको लगता है कि बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक टीचर के लिए नहीं एलिजिबल है, तो उसकी जगह कोर्स पहले से ही बदल देना चाहिए। अब 2 वर्ष तक कोई बच्चा या कोई अभ्यर्थी वो पहले बीएड का कोर्स कंप्लीट करे, उसके बाद सालों साल तक वो संघर्ष करे नौकरी के लिए। पहली बात तो वैकेंसी नहीं निकलती, उसके बाद वैकेंसी निकली तो उसके बाद उसमें कानूनी पेच फंस जा रहा है। तो वो लाखों अभ्यर्थी जो बीएड कर चुके हैं, सरकार को उनके लिए भी कोई विकल्प खोजना चाहिए। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो पेच जितना है सरकारों द्वारा फंसाया जाता है और वर्सेस करा दिया जाता है, ये हम कहते हैं आप पहले से क्लियर कर करिए ना। नई शिक्षा नीति जैसे भी ला रहे हैं, नई शिक्षा की नीति में भी सब चीज गड़बड़ झाला है। आप एकदम एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए, इनका ये है, इनका ये है, ये प्रक्रिया ऐसे चलना होगा। आप पहले तो आप प्रोत्साहित करते हैं, फिर बीच में ब्रेक करते हैं, जैसे ये विशिष्ट बेरोजगार हो जाए और आपस में लोग द्वंद्व करें। मैं इसी बात के लिए कह रहा हूं कि सरकारों का ये काम है इन चीजों को यहां तक ले आने का। चाहे वो बीटीसी वाले हो, चाहे बीएड वाले हो, सबने मेहनत की है, सबने अपनी डिग्रियां बटोरी हैं, सबने अपने रोजगार के माध्यम कंप्लीट करने का काम किया है। लेकिन जब रोजगार देने का समय आएगा तो इस तरह की चीजें कर दी जाती है। यही बात मैं कह रहा हूँ।
जी ठीक है, अंशुमान सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, छात्र नेता है, बीएड लीगल टीम से जुड़े हुए हैं। सर, क्या विकल्प बचा है आप लोगों के पास? सर हेलो। जी सर। अंशुमान जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर। जी जी हेलो। अंशुमान जी, क्या विकल्प बचा है अब आपके पास? सर पहली बात तो मैं थोड़ा सा चीज़ों को परिष्कृत करना चाहूँगा। मैं एक्चुअली में ये जो 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन था, जिसे कि यूपी गवर्नमेंट ने भी लागू किया था, तो सन 2020 में यूपी गवर्नमेंट ने 69,000 की वैकेंसी निकाली थी, जिसमें हम बीएड अभ्यर्थियों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और मैं एज अ असिस्टेंट टीचर यूपी में वर्क भी कर रहा हूँ। तो अब सबसे बड़ी द्वंद्व तो सर हम लोगों के बीच में आ गई है कि जो बीएड अभ्यर्थी ऑलरेडी अपॉइंट हो गए हैं 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन है, जिसे आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया है। तो अब ये डिटेल्ड जजमेंट के आने के बाद ही पता चलेगा कि ये जो अपॉइंटेड टीचर हैं 69,000 भर्ती में लगभग 45-50,000 बीएड डिग्री धारक जो कि टीचर बने हुए थे, अब इनके भविष्य के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? इनके भविष्य के लिए या फिर इस 2018 से लगा के आज 2023 के बीच में जो 5 सालों तक ये नोटिफिकेशन जो कंटिन्यू रहा, इस नोटिफिकेशन पे जो ऑल ओवर इंडिया में लाखों वैकेंसियां हुई, चाहे वो यूपी में हुई हो, चाहे बिहार में हुई हो, चाहे साउथ में हुई, चाहे जहां भी हुई, तो अगर ये वैकेंसियां जो हुई तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या चीजें डिसाइड की हैं? अब ये चीजें तो डिटेल्ड जब जजमेंट आएगा तभी पता चलेगा। अब 5 साल की अगर मान लीजिए वैकेंसी जो भी की गई है, अब इसको अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं से भी छेड़ा होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उसके अधिकार हैं, अगर कहीं से भी छेड़ा होगा तो 2-2, 3-3, 4-4 साल ज्वाइन करने के बाद लोगों के भविष्य इस तरह से अंधकार में हो जाएंगे। तो अब ये सारी चीजें तो सर शाम को जो डिटेल जजमेंट या जब भी डिटेल जजमेंट आएगा ये सारी चीजें वहां से क्लियर होंगी। और अब आगे के लिए तो खैर बीएड के रास्ते बिल्कुल माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बंद ही हो गए हैं। तो इस तरह की चीजें सब सरकारों के द्वारा जो हो रही हैं कि ये अगर कोई नोटिफिकेशन जारी हो रहा है तो उस पे प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की जा रही है। इसका जो दंश है ये या तो अभ्यर्थी आने वाले समय के अभ्यर्थी झेलते हैं या फिर जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। चलिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज जी, शिक्षा मित्रों के मसले पर भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो तमाम शिक्षा मित्र है वो बदहाली की अवस्था में है और उनके नौकरी मिलने के बाद भी उसके बाद उनको बाद में नौकरी से बाहर होना पड़ा और अब तो वो मानदेय पे काम कर रहे हैं। एक नया संकट और खड़ा हो गया है बीएड अभ्यर्थियों का। तो सवाल इस बात का है मनोज जी कि ये जो नीतियां हैं वो सरकारें ही बनाती है, सरकार तय करती है। कोई कोर्स भी अगर शुरू किया जाता है तो उसके बारे में सरकार ही उसको नोटिफाई करती है और अगर एलिजिबिलिटी तय होती है तो वो भी शासन का और सरकार के ही फैसले से ही सब संभव होता है। अब कोई अभ्यर्थी अगर वो लगातार मेहनत करके, पढ़ाई करके, अपना पैसा खर्च करके अगर कोई कोर्स कर रहा है और उसके बाद उसको अगर समाप्त किया जाता है, उसको रोका जाता है, तो ये तो जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है कि वो एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करे। तो क्या बीएड जो अभ्यर्थी हैं, क्योंकि अब कोर्ट के आदेश के बाद संभवतः उन्हें प्राथमिक विद्यालयों में नौकरी से रोका जाएगा, तो ऐसे में लगता नहीं कि जो राजनीतिक दल है या जो सत्ताधारी दल उनकी जिम्मेदारी बने कि वो उनको कहीं और एडजस्ट करें? देखिए, आपने जिस बात का मानस जिक्र किया कि हमारी सरकार थी और हमारी सरकार ने शिक्षा मित्रों को, जिनकी संख्या 1,75,000 के करीब थी, उन सबको सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त किया और नियुक्त करने के बाद ये एक आश्वासन दिया कि आपका जो अनुभव है, अनुभव उनका लगभग किसी का 15 साल का था, किसी का 10 साल का था, किसी का 12 साल का था, उसके आधार पे उनको सहायक अध्यापक बनाया। और देश के प्रधानमंत्री ने प्रचार में ये कहा कि हम आपकी व्यवस्था तब बेहतर करेंगे जब हमने उनको सहायक अध्यापक बना दिया। तो वो बेहतर क्या करा उन्होंने, ये आपको पता है कि 40,000 से उनको लाके 10,000 पे खड़ा किया। जो ये बात कही गई विजय जी के द्वारा, ये बात बड़ी वाजिब बात है कि सरकारें जैसे बीएड वाले और बीटीसी वालों के बीच में संघर्ष करा रहे हैं, लगातार संघर्ष करा रहे हैं। और खासकर मौजूदा ये सरकार जिसका हवाला अभी हमने दिया, बीएड ये शिक्षा मित्रों वाला, वो भी लड़ाई इसी तरह की है। वो भी लड़ाई इसी तरह की है कि कैसे शिक्षा मित्रों को बना दिया गया टीचर, सहायक अध्यापक कैसे बना दिया गया, उनके अनुभव के आधार पर कैसे बना दिया गया, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। ये लड़ाई थी, चाहे वो बीएड वाले लड़ रहे थे या बीटीसी वाले लड़ रहे थे। आज जिन लोगों ने उस वक्त विजयश्री हासिल की थी, आज उनका नया दुश्मन खड़ा हो गया।
अब बीटीसी और बीएड वालों का झगड़ा हो गया। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार ऐसी पॉलिसीज बना रही है जिससे कि लोग आपस में लड़ें और मंजिल किसी को न मिले। ये स्पष्ट है, अब इसमें किसी तरीके का संदेह नहीं रह गया। कल मैंने जिक्र किया था आपके साथ डिबेट में कि कैसे आर्मी में पेंशन देना पड़ रहा था, तो किस तरीके से आर्मी को अग्निवीर में कन्वर्ट कर दिया कि अब भर्ती हो गए 5 साल के लिए, काम खत्म, ना पेंशन हो ना कुछ। कैसे काहे के लिए पेंशन बंद करने की बात हम करेंगे? वो देश सेवा का मामला ठीक यही है स्थित है। आपको 5 साल का, जैसे अभी हमारे किसी साथी ने कहा कि किसी ने 3 साल की नौकरी की होगी, किसी ने 4 साल की नौकरी की होगी। ये सरकार परिस्थितियां ही ऐसा डेवलप कर रही है कि आपका कुछ परमानेंट नहीं होगा, कोई परमानेंट नहीं होगा कि आप सोचो कि नहीं मेरा जीवन, मैंने जन्म लिया, मैंने मेहनत की, मैंने डिग्री हासिल की, मैंने तपस्या की, मैंने परिश्रम किया, तो मेरा जीवन 60, 65, 70 साल तक सुरक्षित है। जब तक मैं जीऊंगा तब तक एक बेहतर जीवन जीऊंगा, अपने परिवार का पालन पोषण करके आगे बढ़ाऊंगा। वो सारी व्यवस्था खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है आत्मनिर्भर बनो। और कितना आत्मनिर्भर ये सरकार बनाएगी लोगों को, अब समझ से परे है। क्या करेंगे ये शिक्षक? अभी आंकड़ा दिया कि कितने हजार लोग इससे प्रभावित होंगे, 45 से 50 हजार का आंकड़ा है, 69,000 और 68,000 में बीएड वालों का। तो इनका क्या होगा? ये किस मठ में जाएंगे? मैं अब तो, मुझे व्यंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, बाबा जी अपने मठ में इनको अपॉइंट करेंगे क्या? इनको देंगे 50,000 रुपए क्या? वो कि आओ मेरे साथ तुम घंटा बजाना और 50,000 रुपए हम देंगे। मैं तो अनुरोध करूंगा इस सरकार से कि माननीय, खैर ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा देते हैं 2 मिनट में, ठीक वैसे ही जैसे 007 में हीरो वो बुक की धज्जियां उड़ा देता है गन से, तो उड़ा देंगे ये भी। कुछ ना कुछ करना चाहिए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। लेकिन जहां तक जो मैंने पूरा वक्तव्य रखा है, सरकार की मंशा नौजवानों के लिए, शिक्षकों के लिए, कर्मचारियों के लिए और इस देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए बेहतर नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलिए, सूर्या मैथिल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्या मैथिल जी, आने वाले समय में ये भी एक बड़ा सियासी मुद्दा बन सकता है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि शिक्षा मित्रों का मुद्दा हर बार जब भी चुनाव आते हैं वो गर्मा जाता है और बार बार उनको परमानेंट करने की मांग उठती है, या ये कहा जाता है कि उनको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में उनको एडजस्ट किया जाए, क्योंकि निश्चित तौर पर जिन लोगों ने 40,000 50,000 की नौकरियां की, उसके बाद अचानक से उनको उस नौकरी से हटा करके और बाद में उनको 10,000 रुपए के मानदेय पर रखा जाए तो किसी को भी वो बुरा लग सकता है। आपको लगता है कि आने वाले समय में ये भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, चाहे वो बीएड अभ्यर्थियों का मामला हो या शिक्षा मित्रों का मामला हो? ये भी ऐसे मुद्दे हैं जो एक तरीके से सियासी हथियार के तौर पर काम आ सकते हैं। धन्यवाद। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। अब देखिए मानक जी, जब भी किसी प्रकार की कोई नियुक्तियां राजनीतिक लाभ के लिए की जाती हैं तो उनका हश्र जो है वो शिक्षा मित्रों वाला हो जाता है। आप बिना किसी डिग्री की और बिना किसी मतलब मैं कहूं कि डिप्लोमे के अगर आप सीधा सीधा उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको भविष्य दांव पे लगवा देते हैं तो उसके ऊपर जब प्रशासन कार्रवाई करता है तो ऐसे ही। अब यहां तक अगर हम जिस विषय पे अभी बात कर रहे हैं उसके अंदर ये निर्णय जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कभी भी ना बीटीसी और ना बीएड किसी में भी किसी प्रकार का भेदभाव किया, सबको समान मौका दिया। अब जाकर यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, कल से उनका पूरा निर्णय आने दीजिए, मैं ऐसा मानता हूं। अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे। कहते हैं ना हमारे यहाँ गांव में कि आज नाच ना जाने और आंगन टेढ़ा, तो वो स्थिति आज समाजवादी पार्टी के मेरे प्रवक्ता मित्र की है। ना तो इनको अग्निवीर के बारे में जानकारी है और ना ही इस विषय की जानकारी है। बस इनको यह मौका मिला कि किसी भी तरीके से ये सरकार का प्रश्न उठाए, जबकि ये विषय जो है पूरा न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है तो उसकी विवेचना होनी चाहिए। विवेचना के बाद विधानसभा है, संसद है, यदि वहां पर आवश्यकता पड़ी तो कोई भी कानून भी बनाया जा सकता है, अध्यादेश लाया जा सकता है। तो अभी चिंता ना करें मेरे जितने भी अभ्यर्थी मित्र हैं या जितने भी मेरा युवा साथी। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, ये कह रहे थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। भैया आपके राज्य में क्या स्थिति थी वो सब जानते हैं।
पुलिस जो है वो भैंस ढूंढने जाती थी, बलात्कारियों को आप परिचय देते थे, भ्रष्टाचार की आपने पराकाष्ठा की है, दंगाइयों को आपने गले में मालाएं डाली है, और प्रदेश को उत्तर प्रदेश से दंड प्रदेश और ऊत प्रदेश बना दिया। अरे आपका दिमाग खराब हो चुका है। और आपने जो महाराज जी के विषय में बोला ना कि मठ के अंदर क्या वो नौकरी देंगे, आपके ये प्रवक्ता थे जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, वो भागते फिरे थे और 15 दिन और 1 महीना किसी बंकर में जाकर छुप गए थे, और उनको ढूंढने के लिए जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही थी ना, तो वो हाथ जोड़कर नाक रगड़ते हुए घूम रहे थे। कहीं आपका भी ऐसा कहीं हर्ष ना हो जाए, इसमें अपनी भाषा को आप संयमित रखेगा, ये मेरा निवेदन है आपसे। हाँ, हाथ मत दिलाइए, अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। बात यह न्यायपालिका की है, न्यायपालिका ने एक आदेश दिया है, उस आदेश को पूरा आने दीजिए, पढ़ने दीजिए, उसके बाद उसका जो भी निर्णय होगा वो जरूर सरकार निकालेगी। मैं कोई विषयांतर नहीं हो रहा भाई साहब, मेरी बात मेरे को बोलने में दीजिए, बीच में मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूँ। लाखों लोगों के भविष्य का मामला है, इसको बिल्कुल ना, मेरा निवेदन है इसको पॉलिटिकल आज हम लोगों ने बहस समाजवादी पार्टी के लिए जरा बोल देते, समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से भाषा दे रही थी, आप सबके नहीं, समाजवादी पार्टी जिस प्रकार की बातें कर रही थी, जरा उनके लिए भी बोल देते आप। लोगों के भविष्य नहीं तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ भाई। अरे भाई साहब, मैं उन्हीं चीज की बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्णय दिया है, जैसा कि एक मेरे मित्र ने पैनलिस्ट ने बोला कि अभी पहली लाइन ये बोली थी, उसे डिटेल्ड निर्णय आने दीजिए। निर्णय के बाद क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसकी विवेचना होगी। सरकार देश के युवा के साथ है, हम चाहते हैं कि सबको उनका अधिकार मिले, ये नहीं कि जिसके पास कोई डिग्री नहीं, जिसको अपनी मर्जी से बनाना था बना दिया, ऐसा नहीं होगा। चाहे बीटीसी हो, चाहे बीएड का मेरा अभ्यर्थी हो, उनको सबको उनका पूर्ण न्याय मिलेगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। चलिए, अमित विक्रम जी बिहार टीटी संघ से जुड़े हुए। अमित विक्रम जी, इस फैसले का क्या असर पड़ने जा रहा है, और क्या वास्तव में जो बीएड किए हुए जो अभ्यर्थी है उनके सामने एक नया संकट खड़ा हो जाएगा? जो फैसला आया है वो एक सरकार की सबसे पहले तो नीति और समझ बूझ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। आखिरकार सरकार को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि 2000 उन्होंने एक ऐसा संशोधन किया जो आज 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को खारिज करना पड़ा। पहले तो सरकार की नीतियों और बुद्धि विवेक पर और इस बुद्धि विवेक के एक 5 साल तक उन्होंने बीएड के छात्रों को गुमराह करके रखा। बीएड के छात्र जो पिछले 5-7 साल में डिग्री लिए हैं, उनको इस बात का भरोसा था कि हम प्राइमरी कक्षाओं में भी शिक्षक बनने के योग्य हैं। अमित विक्रम जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए बंधु जी, हम ये समझना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में या तमाम दूसरे भी राज्यों में उत्तर प्रदेश की क्यों बात करें, क्योंकि इसका असर जो है वो तमाम राज्यों में होगा। शिक्षकों की कमी से पहले से ही जो सरकारी विद्यालय है वो जूझ रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि एक जरूरत है सरकार को एक स्पष्ट नीति बनाने की कि कोई एक क्राइटेरिया, कोई एक कोर्स, कोई एक एलिजिबिलिटी टेस्ट जो तय किया जाए जिसके जरिए ही शिक्षकों का चयन हो सके? क्योंकि हर बार देखा जाता है कि नियुक्तियां होती हैं, विवाद में फंस जाती हैं, कोई कोर्सेज होते हैं विवाद में फंस जाते हैं, एग्जामिनेशन होता है वो विवाद में फंस जाता है, और आखिरकार जो विद्यालय है या उनका जो पठन पाठन का जो कार्य है वो उससे प्रभावित होता है। बंधु जी जी, मैं कह रहा था कि जैसे अभी आपने बताया कि शिक्षकों की कमी है, निश्चित रूप से बहुत सारे पद अभी खाली पड़े हुए हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो लगभग 1,30,000 के आसपास पद अभी खाली पड़े हुए हैं। हम अगर लखनऊ राजधानी की बात करें तो 55 ऐसे विद्यालय हैं जो शिक्षक विहीन हैं। ऐसे तमाम जिलों में एक बड़ी संख्या है और जहां पर शिक्षकों की भारी कमी है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम सब इसी प्रदेश के, इसी देश के नागरिक हैं और सरकारों का पहला दायित्व होता है नौजवानों को रोजगार देना। एक कोई स्पष्ट नीति बनाई जाए कि जैसे एमपी एमएलए का एक नियम है कि 6 महीने के अंदर कोई भी सीट खाली नहीं रहेगी।
अभी आप मऊ की घटना देखें, मऊ की सीट खाली हुई, 5 सितंबर को डेट आ गई। एमपी एमएलए की अगर कोई नियमावली है कि 6 महीने के अंदर वो पद खाली नहीं रह सकता है, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए, अगर इन पदों के लिए हम एक स्पष्ट नीति बना सकते हैं तो जो खाली पद पड़े हुए हैं उनके लिए भी एक स्पष्ट नियम बन जाए कि 6 महीने से ज्यादा कोई पद खाली नहीं रखा जाएगा। शायद अगर इन चीजों को हम बेहतर कर लें तो हमारे जो देश का नौजवान है, जो ऊर्जावान है, जो अपना सपना और अपना भविष्य लेकर के इस देश के निर्माण में काम करना चाहता है, इस तरह पर्जिल न हो, इस तरह से कोर्ट कचहरियों के बीच दौड़ न लगानी पड़े, आज आपस में जो चीजें बन रही हैं वो होने न पाए। तो इसका एक फार्मूला बनना चाहिए, मैं इस पे सहमत हूँ, और एक ड्यूरेशन डेट होनी चाहिए कि इतने समय में खाली पद हो जाएंगे। मुझे मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि जब चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभाएं हैं, वहां पर हमारे सरकारें या मंत्रियां, किसी भी राज्य के किसी भी पार्टी की सरकार हो, बड़े प्रेम से सदन में आकर कहते हैं कितने पद खाली हैं। मतलब देश में बेरोजगारी है, लोग सड़क पर रोजगार के ढूंढ रहे हैं, और सदनों में बाकायदा सदन मतलब ऑन रिकॉर्ड कहा जाता है कि इतने पद मेरे खाली हैं। क्यों खाली हैं? जब लोग बेरोजगार हैं तो क्यों खाली हैं पद? कोई नियमावली तो स्पष्ट नहीं, और स्पष्ट नियमावली ना होने से ही इस तरह की समस्या आई। अभी जैसे निर्णय आ रहा है और अगर किसी के पक्ष में जा रहा, किसी के उसमें जा रहा, लेकिन इसमें बहुत सारे नौजवानों का भविष्य खतरे में आएगा। और जो लोग नौकरियों में आ चुके हैं, मान लीजिए कि उसी पुरानी व्यवस्था के तहत आ चुके हैं, उनका क्या होगा? उनके साथ सरकार कौन से निर्णय लेगी? या कोर्ट, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ही कहीं न कहीं मानवीय दृष्टिकोण भी पक्ष देखता है। तो मैं किसी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकार की स्पष्ट नीति न होने से और वैकेंसियां जो खाली पड़ी हुई हैं उनको समयबद्ध समय पर न पूरा करने की वजह से समस्या आती है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, आज भी हमको लगता है कि सरकार की तरफ से कोई प्रवक्ता नहीं है, तो हम कहते हैं सरकार को इस तरह की गंभीर चर्चाओं में जरूर शामिल होना चाहिए, जिससे कम से कम सरकार का तर्क सामने आए, लोगों का जो भविष्य अंधकारमय हो उस पर वो अपना पक्ष जान सके। ये मेरा कहना है। नहीं बंधु जी, आज भी हमने प्रयास किया था कि सरकार की तरफ से कोई प्रवक्ता शामिल हो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कई बार अपने डिबेट में मैंने जिक्र किया कि तमाम अलग अलग सियासी दल मुद्दे के हिसाब से तय करते कि उसमें वो कंफर्टेबल है कि नहीं, हमने पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है। लेकिन जो सवाल आपने उठाया बड़ा वाजिब है। मनोज यादव जी के पास भी चलेंगे एक बार। मनोज जी, सरकारें तो आपकी भी रही है, सरकारें दूसरे दलों की भी रही है, आज भारतीय जनता पार्टी की भी है, लेकिन ये बात सही है कि जो खाली पद होते हैं उनको भरने के लिए भी तो कोई समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। आप लोग को नहीं लगता कि सदन में अगर आप विपक्ष के में बैठे तो भी आप आज तमाम बातें हमने देखा उत्तर प्रदेश के सदन में हुई, लेकिन बेरोजगारों को लेकर के कोई बात नहीं हुई, सांड को लेकर बात हुई, किसानों को गन्ना भुगतान, तमाम ऐसे मुद्दे उठाए गए जिनका कोई पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है, लेकिन भर्तियां जो रुकी हुई हैं उनको लेकर के कभी सवाल नहीं खड़े की जाती, या खड़े भी की जाते तो उसको इतनी शिद्दत से आप लोग स्टैंड नहीं करते कि सरकार पर दबाव बनाया जा सके कि जो पद खाली है उनको समय सीमा के भीतर उसको भर लिया जाए। तो अगर ऐसा होगा तो क्यों बेरोजगारी होगी, क्यों शिक्षकों को बार बार जो अभ्यर्थी को बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? मानस जी बिल्कुल सही कहा, और यही मेरे जहन में चल रहा था। एक दौर था, विजय जी को भी मालूम है, आपको भी दौर मालूम है, कि शिक्षकों को वेतन बड़ा देर से मिलता। मैं जिस स्कूल में पढ़ा था, एडेड स्कूल था, वहां 6-6 महीने पे वेतन मिलता था टीचरों को। ये एक ट्रेंड था। ट्रेंड क्यों था? क्योंकि सरकारों के पास इतना पैसा नहीं था, इतना टैक्स नहीं सरकार गेन करती थी कि वो इतना समय पे तनख्वाह दे पाए। लेकिन हम अब 5 ट्रिलियन में आने वाले हैं, 1 ट्रिलियन में आने वाले हैं, अब ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, और दुनिया में हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। ऐसे तो बन न गए। कोई हमारे गांव में कहते गुल्ली डंडा खेल के तो 5वीं अर्थव्यवस्था कोई बन नहीं जाता है। यानी कि उस सरकार के पास रेवेन्यू का स्रोत आ गया, तभी तो हम बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और जो ये बन रही है अर्थव्यवस्था बड़ी, अब इस पे गेम चल रहा। गेम क्या चल रहा है? ये पद क्यों? कास्ट कटिंग की जा रही। जो प्राइवेट कंपनियों में हम सुनने को मिलता था, जो भी लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किए, कास्ट कटिंग का शिकार हो जाते थे, लेकिन अब ये सरकारी महकमे में होना शुरू हुआ है। किस तरीके से
लोगों को नौकरी से कम एक आदमी पे 10 काम की जिम्मेदारी दी जाए। अब वो नहीं है कि एक आदमी पे 2 काम की जिम्मेदारी जाए, जिससे काम की गुणवत्ता बेहतर हो सके, काम अच्छा हो सके, टाइमली हो सके। ना ना ना, अब ये नहीं रह गया। अब ये रह गया तुम सरकारी कर्मचारी हो तो तुम गधे हो। सीधे सीधे शब्दों से कह रहा हूं तुमसे। जैसे हाँ बड़े बड़े शिक्षक बैठे हैं तो इनसे पूछो, ये पढ़ाते भी हैं, ये वैक्सीन भी लगवाते हैं, ये चुनाव भी करवाते हैं, ये आधार कार्ड का भी करवाएंगे, इनसे सरकार सब कुछ करवा लेगी। क्यों करवा लेगी? क्योंकि ये कास्ट कटिंग है। ये बचाने का, पैसा बचाने का तरीका है कि अध्यापक 2 बजे सुकून से अपने घर जाने के लिए सुबह 7 बजे से 2 बजे तक की नौकरी, तो इसके बाद हम तुमको फ्री नहीं रखेंगे, संडे को भी तुमको फ्री नहीं रखेंगे, तुमसे हम काम लेंगे, तुमसे पूरी तरीके से काम लेंगे। और ये प्रक्रिया लगातार चल रही। लाखों पोस्ट खाली। अभी विजय जी ने कहा कि 1 लाख साढ़े लगभग प्राथमिक विद्यालय शिक्षा में है। मैं कह रहा हूं पूरे टोटल डिपार्टमेंट का मिला लो तो उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है 5 से 10 लाख के बीच में पद खाली पड़े हैं, चाहे वो पुलिस की भर्ती के हों, चाहे वो शिक्षक की भर्ती। यही 2 डिपार्टमेंट है जो सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं। इन दोनों में लाखों की संख्या में नंबर्स ऑफ इम्पटी एम्प्लॉयमेंट पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा है? सरकार के पास पैसा है। मान लेते मेरे पास नहीं था, हम कह रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे पास नहीं रहा होगा, हमने ट्रिलियन बिलियन की बात भी नहीं की थी, हम चला रहे थे प्रदेश को। आपके पास डबल इंजन की सरकार है, सारी चीजें हैं, फिर क्यों ये स्थितियां आ रही हैं? जो अभी हमारे मित्र ने कहा, भाई ने कहा कि 5 साल पहले सरकार ने, उनकी बात नहीं पूरी हुई, हम बिहार से जो साथी जुड़े, 5 साल पहले सरकार ने कौन सा नियम किस तरीके से बनाया? आपका वकील क्या कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में? किस तरीके से बात कर रहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने बेहतर तरीके से नहीं तमाम सारे मुद्दों पे सरकार का पक्ष रख पाए और हार गए। और ये बेरोजगारी वाले मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे हमेशा कोर्ट में हार जाते हैं। शिक्षा मित्र वाले भी मुद्दे पे ये हार गए कोर्ट में, इस वाले मुद्दे पे कोर्ट में हार गए। इसको षड्यंत्र कहा जाएगा। और हमारे भी राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने मुझे बड़ी तरीके से कुछ कहने का प्रयास किया, मैं बिल्कुल नहीं उग्र होऊंगा, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। ये लोगों के, आपको पता है कितने शिक्षा मित्र मर गए? आपको नहीं पता है, मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत छोटे घर से आता हूं। और एक शिक्षा मित्र जब गई नौकरी तो सैकड़ों शिक्षा मित्रों ने फांसी लगा के अपनी जान दे दी। लेकिन आपके न मुख्यमंत्री पे कोई असर पड़ा और न प्रधानमंत्री पे कोई असर पड़ा। मौतों पे आपको कोई नहीं असर पड़ता है। मनोज यादव जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अशोक पांडे जी हमारे विशेष अनुरोध पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका अशोक जी। हम इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी से कोई हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो, क्योंकि आप सरकार में निश्चित तौर पर समाधान भी आप ही निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया, हालांकि डिटेल आदेश आना भी बाकी है, लेकिन उसमें उसको अगर मोटे तौर पर समझा जाए तो जो बीटीसी के अभ्यर्थी हैं वो तो प्राथमिक विद्यालयों में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं या वो एलिजिबल है, लेकिन बीएड वालों को इससे बाहर रखा गया। ऐसे में सरकारी जो कोर्सेज होते हैं वो मान्यता प्राप्त होते हैं, सरकार ही उनको मान्यता देती है। तो अब बीएड के जो अभ्यर्थी जिन्होंने अपना समय लगाया, अपने घर का पैसा लगाया, इतने वर्षों तक रोजगार की तलाश में भटकते रहे, अब उनको अचानक ये कहा जाए कि नहीं आप तो एलिजिबल ही नहीं है, आपका तो कोर्स ही मान्य नहीं है, आप इस पद पे भर्ती ही नहीं हो सकते, आप आवेदन ही नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या करेंगे? सरकार उनको कैसे रिलीफ दे सकती है? अशोक जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मानस जी सरकार डगमगा रही है। मैं अशोक जी असल में कहीं रास्ते में थे प्रयागराज से। मानस जी, हाँ वो डगमगा रहे हैं। मानस जी मुझे जरा उत्तर देने दीजिए इनका। मानस जी, अशोक जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हम अमित विक्रम जी के पास पहले चलते हैं। देवेश आपके पास आते हैं। हम अमित विक्रम जी की बात अधूरी रह गई थी। 20 सेकंड मुझे दे दीजिए मानस जी। बात जो मैं कह रहा था कि आखिरकार जो इन 5 वर्षों में, आखिर इन 5 वर्षों में जिन छात्रों ने बीएड यह सोचकर किया कि हम प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल होंगे, प्राइमरी कक्षाओं में भी हमें नौकरी मिलेगी, अब उन अभ्यर्थियों का, उन छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है।
और हमारे बिहार में पिछले वर्ष 42,000 शिक्षकों की बहाली हुई, जिसमें से लगभग 30,000 ऐसे होंगे जिन्होंने बीएड का रखा है और उनकी बहाली प्रारंभिक कक्षाओं में हो गई, 1 to 5 में हो गई। अब उनका क्या होगा? हमारे बिहार में अभी वैसे शिक्षक जिनकी बहाली 2022 में हुई थी और बीएड डिग्री है, आज दोपहर से ही वो परेशान है, त्राहिमाम है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि केंद्र सरकार ने जो अमेंडमेंट किया वो बिना उसके कानूनी पहलुओं को समझे वो अमेंडमेंट कर दिया। अब दोनों का भविष्य बर्बाद किया। जो बीटीसी वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, उनको नौकरी नहीं मिली 5 साल तक, उनका भविष्य बर्बाद हुआ। उनके बदले जिन बीएड वालों को नौकरी मिली, अब उनको नौकरी से अगर हटाया जाएगा तो उनका भी भविष्य बर्बाद होगा। तो मूलतः ये जो एक तरह से कहिए बिना सूझबूझ के संशोधन किया गया, उससे बीटीसी वाले हो चाहे बीएड वाले हो, दोनों का भविष्य बर्बाद हो गया। अब सड़क पर उतरेंगे दोनों और सरकारें इस पूरे खेल का मजा लेंगी। लड़ाई होगी बीएड वर्सेस डीएलएड, जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में हुई अब तक, अब वो सड़कों पे होगा। हमारे बिहार में तैयारी हो रही है कि बीएड जो पास शिक्षक हैं, जो बहाल हो चुके हैं, और जो 1,80,000 बहाली होने वाली है, उसमें जो बीएड अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, वो सब एक साथ सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए साफ और सीधे तौर पर केंद्र सरकार जिम्मेदार है, जिन्होंने ऐसा संशोधन अमेंडमेंट बिना सोच समझ के किया। जब शुरुआत में आरटीई के तहत केवल डीएलएड को 1 to 5 में मान्यता दी गई थी, तो आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी जो बीएड वालों को भी उसमें एलिजिबल करा दिया गया? और एलिजिबल जब कराया तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तो कम से कम चेक करा लेते। अपने एजी से, अपने एसजी से, सॉलिसिटर जनरल साहब से, एडिशनल जनरल साहब से चेक करा लेते कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। एक ऐसा प्रोविजन, एक ऐसा अमेंडमेंट लेके आ गए जिसका 5 साल में ये हस्र हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया। लाखों शिक्षक और लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर उतरेंगे। जिस तरह आपने अग्निवीर में देखा विरोध प्रदर्शन हुआ, वैसी पुनरावृत्ति इस निर्णय के बाद होगी। और इसके लिए पूरी चलिए अभी विक्रम जी आपके पास दोबारा लौटेंगे। महसिल साहब अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मुझे देवेश शर्मा और अभय सिंह दोनों के पास मुझे जाना है। आप महसिल जी प्लीज अपनी बात। महसिल जी आप केंद्र सरकार, जी केंद्र सरकार को अपनी जवाबदेही लेनी। देखिए मानक जी, थोड़ा सा मुझे भी समय आप दीजिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को अपने दूसरी बार भी समय दिया और पूरा समय दिया। आशा करता हूं मुझे भी थोड़ा सा विदाउट इंटरप्शन समय देंगे और बीच में किसी को नहीं बोलने देंगे, क्योंकि बीच में बोलना शुरू कर दिया था। देखिए अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है बहुत सारी बातें कर रहे थे, मेरे को वो 4 लाइनें याद आ रही है। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। ये कह रहे चलो भैया हमारा पैसा नहीं था, आपके पास तो पैसा है। तो ये पैसा जो है ना वो कहीं से लूटा हुआ पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है। आपके समय में भी था, लेकिन आपने भ्रष्टाचार किया, आपने गुंडाई की, आपने उत्तर प्रदेश को भूत प्रदेश बनाया, इसलिए वहां पर निवेश नहीं आया। आज जो है उत्तर प्रदेश की स्थिति आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है। सुन लीजिए पूरी बात को, आप हाथ मत चिल्लाइए। आपने शिक्षा मित्रों की बात मैंने फिर रिपीट किया कि आप बीटीसी और बीएड बात करो भाई, छोड़कर इनके मुद्दे पे बात करो। इतना अग्रेसिव क्यों? मैंने नहीं बोला, आराम क्यों बीजेपी के प्रवक्ता हो क्या? बीजेपी के प्रवक्ता हो क्या? बीजेपी के प्रवक्ता हो क्या? नहीं, आराम से बात करो। आपके समाजवादी पार्टी की बात मत करो। आपके बीच में बोला क्या? मैं आपके बीच में बोला था, आपके बीच में बोला था, क्यों बीच में कूद रहे हैं आप जी? और अभी जो विक्रम जी सुन लीजिए, अभी जो आपके अभी मेरे से पहले जो बोल रहे हैं उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हुआ, क्यों 5 साल पहले अमेंडमेंट किया, तो क्या गलत किया था? मैं पूछना चाहता हूं, तब आपने विरोध क्यों नहीं किया कि भैया ये अमेंडमेंट आप कर रहे हैं, इसमें कल को ये हो गया तो क्या होगा? अरे मैं कह रहा हूं आपसे, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने दीजिए। सरकार ने तो अमेंडमेंट किया था, यदि किसी कारण सुप्रीम कोर्ट में कहीं कोई परेशानी आई है तो उसका भी निदान है और सॉल्यूशन है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार सदैव युवाओं के साथ खड़ी हुई है। जब हमने अमेंडमेंट किया था तो इसी कारण किया था ना कि बीटीसी और बीएड दोनों के जो छात्र हैं उनमें से जो प्रथम श्रेणी के छात्रों में मेरिट छात्र होंगे वो सरकार की सेवा करेंगे और पढ़ाएंगे, अच्छा एक शिक्षक बनेंगे। तो वही काम हो रहा है यहाँ पर। अब ये कह रहे हैं जमीन पर उतरेंगे,
हम आपकी बात से सहमत हैं, बहुत परेशानी का समय है, बहुत ही संवेदनशील समय है, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरी तरह से आने दीजिए, उस पर सरकार विवेचना करेगी, और संसद भी अभी है और राज्य सरकारों की विधानसभाएं भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई पल्ला झाड़ लिया है, आप समय दीजिए। ये समाजवादी पार्टी के शिक्षा मित्र घोटाला नहीं है कि भैया किसी भी अनपढ़ व्यक्ति को भी आप आके बैठा देंगे कि ये टीचर और पढ़ाइए इसको, तो ऐसे काम नहीं चलता है। अभय सिंह के पास जाना पड़ेगा और देवेश शर्मा, दोनों से ही मुझे बात करनी है। देवेश जी, आपने याचिका दायर की, पहली बात तो मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसको किस नजर से आप देख रहे हैं, और जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो आखिर अब क्या जाएगा, उनके पास क्या विकल्प है? जी मानस सर, मैं बताऊंगा ये सारी गलतियां कहीं ना कहीं नीतियों की गलतियां हैं जो सरकार है, या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। यहाँ पहले अपने स्टेट गवर्नमेंट ने राजस्थान में दरकिनार किया था अपनी जो उनकी जो कानून है वो उनका जो पंचायती राज एक्ट है उसको दरकिनार किया। वहां पे जाके सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी और केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं गलती थी, जो उन्होंने जिसमें एक्सपर्ट कमेटी बनती है वो एक्सपर्ट कमेटी नहीं बैठाई थी। जो शिक्षा मंत्री थे उस टाइम प्रकाश जावड़ेकर साहब, उनकी गलतियां थी। उन्होंने अपना जो एक पत्र लिख के ये गजट में अमेंड करवाया था, उसके बाद भी अमेंड आया, उसमें एक्सपर्ट कमेटी बनी है। 13 अक्टूबर 2021 को आया, एमएड बीएड और हाई है उसको शामिल किया है, उसमें 9 लोगों की एक्सपर्ट कमेटी बनी है, यूनिवर्सिटी और जो प्रोफेसर है उन लोगों की। लेकिन 28 जून 2018 में क्या कमियां रही, उसमें एक्सपर्ट कमेटी नहीं बैठाई गवर्नमेंट ने। आज उनका खामियाजा लाखों लोग जिन्होंने केबीएस पीआरटी में, वो बिहार में अभी 79-24 को एग्जाम होने वाला है, उसमें परसों ही एमपी में एक लिस्ट आई है, वो बेचारे अभ्यर्थियों के मेरे पास इतनी कॉल आ रहे हैं कि देवेश भाई हम क्या सुसाइड कर लें, क्या है। मुझे पता है उन अभ्यर्थियों तो रात दिन रो रहे हैं, अब भी वो रो रहे हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, सभी जगह से मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि हम क्या है, हमारे पास क्या ऑप्शन, हम जाएं तो कहाँ जाएं। और अब 6 to 8 में 9, 10 में वैकेंसी नहीं आती, 1 to 5 में ज्यादा वैकेंसी आती है। तो उन अभ्यर्थियों का क्या दोष है, जो उन्हें थोड़ी ना पता था कि सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई है, क्या किया है। और उन्होंने तो ऐसे ही किया कि चलो इसके अनुसार हम जो 28 जून 2018 के अनुसार बीएड कर लेते हैं और 1 to 5 में अलाउ हो जाएंगे, वैकेंसी आ रही है। अब उन अभ्यर्थियों का क्या दोष, क्या वो अभ्यर्थी क्या करें, कहाँ जाएं। और मैंने खुद ने सरकार से अपील की थी, मैं वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब के पास कई बार गया था कि एसजी उन्होंने हायर कर रखा था, एसजी तुषार मेहता साहब को। एक भी पैरवी में तुषार मेहता साहब नहीं गए थे, एओआर से पैरवी करवाई थी, कितनी वीक पैरवी थी। जो बीएड का अकेला वकील था उसने ही जो सारी पैरवी की थी। मैंने कई बार पीएमओ के चक्कर लगाए हैं, गृह मंत्रालय के, ऐसा मैंने कोई राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर थे या वर्तमान मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल, कोई मैंने मिनिस्टर नहीं छोड़ा जिसके पास मैं नहीं गया हूँ और अपील लेके नहीं गया हूँ, एप्लीकेशन नहीं लेके नहीं गया हूँ। सबके पास 2-2 बार, शिक्षा मंत्री जी के पास तो मैं कई बार गया हूँ। उन अभ्यर्थियों क्या दोष है? अब सरकार का है तो सरकार को संसद में बिल लाना चाहिए इसके रिगार्डिंग, क्योंकि पश्चिम बंगाल कहीं भी ऐसा कोई स्टेट नहीं है कि अभ्यर्थी रो नहीं रहे, उनको पता है कि किस तरीके से मेहनत की जाती है। शायद इनको पता होता किसी राजनीतिक नेता को कि किस तरीके से कंपटीशन की तैयारी की जाती है, किस तरीके से रातों को जाग के तैयारी की जाती है। 145-42 नंबर लाए जाते हैं और उनको अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। आज के भी सारे विद्यार्थी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब इनका खामियाजा कौन, अगर किसी विद्यार्थी को कुछ हो जाता है उसका खामियाजा उसके जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार है उसकी जिम्मेदार होंगी? मानव सिंह साहब को जवाब है आपके पास देवेश शर्मा जी की बात का? म्यूट पे हैं आप। देखिए मानव जी, मैंने फिर दोबारा यही कहा, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है और मेरी संवेदना उन सभी अभ्यर्थियों के संग है जो इस समय में दोराहे पे खड़े हुए हैं। सरकार ने 5 साल पहले जो निर्णय लिया था वो भी अभी आपके सामने जो पीछे बोल रहे थे, उन्होंने कहा ना कि 1 to 5 में वैकेंसी ज्यादा आती है और 5 to 10 में कम आती है। इसी को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया था कि बीटीसी और बीएड दोनों के छात्रों को समान जो है अवसर मिले। अब यदि सुप्रीम कोर्ट में किसी कारणवश कोई चीज गलत हुई है या फिर जो निर्णय आया है वो प्रासंगिक नहीं है, अप्रासंगिक नहीं है, ये तो तय जो है निर्णय आने के बाद होगा। उसके बाद सरकार बैठी है, इन्होंने कहा बिल लाने की, तो अभी सरकार ने हाथ तो खड़े नहीं किए ना मेरे मित्र। मैं आपके माध्यम से लाखों अभ्यर्थियों को ये कहना चाहता हूं हाथ जोड़ के, आप सभी लोग शांति बनाए रखें और मैं आपसे वादा कर रहा हूं नरेंद्र मोदी सरकार इस विषय पे बहुत जल्दी
त्वरित कार्रवाई करेगी। यदि हमें संसद में बिल भी लाना पड़ा तो हम बिल लाएंगे। हम विपक्ष की तरह नहीं है कि शाहबानो को यदि मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने तो आकर अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए वो आकर संसद में बिल तो बना देंगे, लेकिन अपने युवाओं के लिए उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। हम युवाओं के साथ खड़े हैं और आने वाला समय जो है उसमें हम जरूर इसके ऊपर कार्य करेंगे। मैथिल साहब मुद्दे से नहीं भटकेंगे, आज शाहबानों के मसले पे नहीं बात हो रही, आज बेरोजगारी की है। अभय जी जो मुख्य विपक्षी थे, जो पिटीशन दाखिल हुई थी, अभय जी अब आपके पास क्या विकल्प बचा है, क्या करेंगे आप लोग? अभय सिंह जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? अभय सिंह जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो चलिए एक बार अंशुमान जी के पास चलते हैं। अंशुमान जी, जिस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं और देख रहे हैं कि जो जिन्होंने याचिका दायर की वही आज दुखी नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हो बेरोजगारों का कोई धर्म, उनकी कोई अलग विशेष जात नहीं होती है। बेरोजगार होता है और उसके सामने उसका जो सबसे बड़ा जो लक्ष्य होता है कि उसको रोजगार मिल जाए ताकि उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। तो अंशुमान जी, ऐसे में अगर हम बात करें कि क्या इनको कानूनी सहायता मिल सकती है, तो क्या क्या विकल्प अभी खुले हुए हैं आप लोगों के सामने? अंशुमान जी। सर जी सर सबसे पहले तो सर जो ये मैथिल जी कह रहे हैं, हम इस बात का बहुत हालांकि अभी धन्यवाद देना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन हम इस चीज का बड़ा इनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे। अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उस आदेश में ऐसा कोई भी रूम मिलता है और उस रूम के तहत अगर सरकार माननीय संसद में एक बिल लाती है और बिल के तहत जो लाखों अभ्यर्थी जो 5 सालों में बीएड करके तैयार हुए हैं या शिक्षक बनने की राह देख रहे हैं, अगर इसके तहत कोई एक ऐसा बिल लाया जाए कि जिससे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे ऐसे जजमेंट दिए हैं जिनमें बात क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की गई है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि अगर प्राइमरी में बेसिक में एक ऐसे टीचर्स आएंगे जो क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, तो सर क्वालिटी एजुकेशन की बात तो तभी निकल के आएगी जब कंपटीशन का लेवल बढ़ेगा। तो अगर ज्यादा कैंडिडेट किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो क्रीम होगा वो उसमें ऊपर निकल के आएगा। तो अगर ऐसा कोई भी रूम मिलता है तो हमारी ये गुजारिश है कि ऐसे अगर रूम के साथ में सरकार सरकार संसद में एक बिल लाती है और उस बिल के तहत बीएड अभ्यर्थियों को कोई भी राहत आगे के लिए मिल पाए, तो क्योंकि जैसा कि आज निर्णय आया है उस निर्णय में जो प्रथम दृष्टया देखा जा रहा है, तो अभी जैसे हम लोग तो सहायक अध्यापक हैं, मान लीजिए मैं यूपी में सहायक अध्यापक हूँ, अभी बिहार में पिछले वर्ष बहाली हुई है, वहां पे शिक्षक कुछ कार्यरत हैं, तो अब उनके ऊपर क्या निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये तो अभी अधर में अटका हुआ है, क्योंकि वो चीजें तो जब डिटेल जजमेंट आएगा तो डिटेल जजमेंट के हाँ जी सर, वो तो हम लोगों के ऊपर तो जो चीजें होंगी वो तो डिटेल जजमेंट में निकल के आएंगी, लेकिन आगे के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रास्ता जो बंद कर दिया है, तो उस बंद रास्ते को खोलने के लिए एक ही रास्ता बचा है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर तो कोई नहीं है, यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति उनसे ऊपर नहीं है, तो उसको खोलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर कोई भी ऐसा रूम मिलता है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश पर अगर कोई अध्यादेश या कानून बना के पारित किया जाए और बीएड अभ्यर्थियों को भविष्य के लिए राहत दी जाए तो ये काफी अच्छा होगा। चलिए अभय सिंह जी दोबारा हमसे जुड़ गए हैं। अभय सिंह जी, आप मुख्य विपक्षी थे सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुई थी बीएड अभ्यर्थियों के विरुद्ध, ये बीएड और बीटीसी जब दोनों ही कोर्सेज एलिजिबल हैं सरकारी विद्यालयों में आवेदन करने के लिए, तो टकराव शुरू क्यों हुआ? नमस्ते सर। मैं बीटीसी अभ्यर्थी हूँ, मतलब टीचर हूँ, बीटीसी अभ्यर्थी था और उसी से मैं 69,000 में टीचर हुआ हूँ। सर इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी की सरकार ने 69,000 भर्ती में बीएड वालों को एनसीटीई से परमिशन लेके शामिल किया था, और उससे पहले एक बार और बीएड को शामिल किया गया था 2015 में, उनको टीचर बनाया गया था। सर बात यह है कि बीएड की जो डिग्री है वो 6 से 8 और इनके लिए होती है, 1 से 5 के लिए नहीं होती है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें एनसीटीई की परमिशन से भर्तियों में शामिल किया। हमें दुख अपने बीएड भाइयों के लिए भी है
क्योंकि उन्हें बार बार अंदर बाहर किया जा रहा है। सरकार ने कोई भी मंशा साफ नहीं कर रखी है कि इनको परमानेंट 1 से 5 वाले में रखा जाएगा या इन्हें बाहर कर दिया जाएगा। जब मन होता है कोई नियम कानून बना के इन्हें अंदर कर दिया जाता है, जब मन होता है किसी जजमेंट के थ्रू इनको बाहर कर दिया जाता है। तो सर मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सरकार या तो इन्हें परमानेंट अंदर कर दे या तो परमानेंट बाहर कर दे, इनके जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो, क्योंकि सर दुख होता है। अब जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने बीएड को 1 से 5 के लिए एलिजिबल बोला है, तब से इतने सारे अभ्यर्थी जो लगातार बीएड करने लगे हैं। डीएलएड की सीटें कॉलेजों में खाली जा रही हैं, सिर्फ उनका यही मकसद है कि आगे चल के मुझे रोजगार मिलेगा। लेकिन आज के फैसले के बाद सर लाखों अभ्यर्थियों की मंशा टूट गई कि अब आगे चल के वो 1 से 5 में शिक्षक हो पाएंगे। तो सर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इन्हें या तो अंदर कर दिया जाए सरकार के द्वारा या तो बाहर कर दिया जाए, खेल मत खेला जाए किसी के जीवन के साथ। और रही बात सर जी कंटिन्यू करिए। और सर एक समय खुद मैं चाह रहा था, मैं बीटीसी करके जब शिक्षक के लिए भर्ती के लिए मैं जब वो कर रहा था, तैयारी कर रहा था, तो मैं खुद चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये फैसला लिया है बीएड को भर्ती में शामिल करने का, ये गलत है, क्योंकि इनकी जो डिग्री है वो 1 से 5 के लिए है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद बाबा की सरकार ने इन्हें शामिल किया, और ये चीज 2015 में एक बार पहले भी हो चुकी है और 69,000 भर्ती में भी शामिल किया गया। आज शिक्षक हैं, अब जजमेंट आने के बाद सर पता चलेगा जो कार्यरत बीएड शिक्षक हैं क्या उन पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। सर वो क्या कहते हैं, इस जजमेंट से दूर रहेंगे। ये तो जजमेंट पूरा पढ़ने के बाद पता चलेगा सर कि आने वाले जो जजमेंट है, मतलब जो जजमेंट आने वाला है उससे क्या भर्ती पे कोई जानना चाहूंगा पहले, उसके बाद आता हूँ आपके पास। मैथिल जी आपके पास आता हूँ। बंधु जी एक सवाल ये है, जो कि आप तो इसी पेशे से जुड़े हुए हैं, अटेवा इतना बड़ा संगठन भी आप चला रहे हैं, बीएड और बीटीसी दोनों ही शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल है, तो दोनों में ये भेद क्यों, इसको जरा विस्तार से समझाइए ताकि जो आम दर्शक है वो समझ सके कि बीएड और बीटीसी में आखिर ये भेद है क्या। देखिए अभी इसी चीज को अभय जी ने बहुत क्लियर किया। देखिए दोनों डिग्रियां हैं और दोनों डिग्रियों को जो पैमाना है वो सरकार ने तय किया है। दोनों डिग्रियों को कहाँ उपयोग करना है ये सरकार ने डिसाइड किया है। तो अभ्यर्थी तो सिर्फ इतना है कि आपने कोई नियमावली बनाई, हम उस पर अपना काम शुरू किए और हम अपने योग्यता के दम पर, पढ़ाई के दम पर, क्षमता के दम पर, हम चाहे बीटीसी कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, हम तो इस उम्मीद में कर रहे हैं कि हमें रोजगार मिले। अब सरकार वहाँ बीच में, और सरकार जब कहा जाता है तो ये नहीं कहा जा रहा है कि कोई पर्टिकुलर सरकार, कोई भी किसी स्टेट की सरकार हो, चाहे वो बिहार की हो, उत्तर प्रदेश हो, कहाँ कहीं भी हो, तो जब हम एक निर्णय क्लियर कट नहीं करेंगे तब ये तक समस्या आएंगी। और मेरा अपना मानना है, मैं व्यक्तिगत मानता हूं कि ये राजनीतिक दलों और नेताओं द्वारा उत्पन्न की जाती व्यवस्था है। वो इसलिए व्यवस्था की जाती है कि जो रोजगार हमारे बीच में है और जो बेरोजगार हैं उनके बीच का जो झूला झूलने का खेल है वो बराबर सरकारों की नियति है बनी रहे, और इसीलिए हम इस पर ज्यादा परेशान होते। लेकिन मैं सरकार से या दलों के, देखिए रोजगार का मामला कोई एक का विषय नहीं है, रोजगार का मामला इस देश के नौजवानों का है। हम तो कहते हैं चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, बैठ करके एक कॉमन रूप लेकर आए कि हमारे देश का नौजवान हैरान और परेशान हो। कल्पना करिए जिस देश का भविष्य अंधकार में होगा, उस देश का नौजवानों का भविष्य अंधकार में हो, देश का भविष्य कैसे अच्छा हो सकता है। और ये जो नौकरियों में लोग आते हैं, मानक साहब मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप तमाम जनवादी मुद्दों को लेके आते हैं। मैं सुनता हूं आपको चैनल को, और इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं ये सब गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग हैं, हम सब किसान घर से आते हैं, हमारे पास कभी किताब खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, हमारे पास फॉर्म भरने के पैसे नहीं होते। उस दौर को फेस करके एक बड़ा सपना लेकर के नौकरियों में आना चाहता है वर्ग कि हम आएंगे, नौकरी पाएंगे, एक हमारा सुंदर जीवन होगा, अपने माँ बाप की हम इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो उन सपनों पर कुठाराघात होता है।
राजनीतिक दलों के लिए बयानबाजी हो सकती है, लेकिन नौजवानों के लिए उसके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ होता है, आज कल्पना करिए गलती किसने किया, केंद्र सरकार ने किया, राज्य सरकार ने किया, नीति किसने बनाया, किसने नहीं बनाया, किसने गलत, लेकिन आज की जो रात होगी वो काली रात है लाखों लोगों के लिए, काली रात होगी लाखों लोगों के लिए। और ये बार बार सवाल, ये कोई आज ही नहीं है कि आज ये मुद्दा आया और कल हल कर देंगे। हम कहते हैं ये प्रक्रिया काफी दिन से लगातार चल रही है, काफी समय से चल रही है। इन चीजों को कब पारदर्शी बनाया जाएगा, कब इसको एक स्पष्ट नजरिए से देखा जाएगा, मैं इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, तमाम राजनीतिक विषय आते हैं उस पर आप खूब तूक तड़ाक करें, लेकिन जब गंभीर विषय हो, जनवादी विषय हो, किसी के भविष्य के साथ हो, तो प्लीज थोड़ा सा मुद्दों पर रहेंगे तो हमको लगता है हम किसी सलूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। कम से कम हम एक दूसरे को समझ करके उस देश के नौजवानों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो पाए, इस दिशा में हम सोचते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। और ये विवाद हम कभी सुप्रीम कोर्ट का भी जो फाइनल रिजल्ट आएगा, हम मान लेते हैं कि जो अभी आया उसके उसी की तरफ जाएगा, तो भी बहुत अच्छी बात नहीं, तो भी गलत है। आप क्यों? और हम कहते हैं अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कटराइज कर दीजिए, कटराइज करने के जो पोस्टें खाली पड़ी हैं उनको वहां समायोजित करिए, उनको वहां समायोजित करिए, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन क्योंकि वर्सेज कराना है इसलिए चीजें आ जाती हैं। देखिए, जो बात बंधु जी ने कही, मैं आप दोनों से कहना चाहता हूं, मनोज जी आपसे भी, मैथिल जी आपसे भी, कि देखिए ये एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ना ही इसको राजनीतिक खेल के तौर पर या सियासी टूल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बात मुद्दे की होनी चाहिए और उसके सोल्यूशन की होनी चाहिए। मैथिल साहब, आपने सुना, तमाम अभ्यर्थियों को आप सुन चुके हैं। मैं आपसे ये जानना और समझना चाहता हूं कि आखिर सरकार की तरफ से क्या सोल्यूशन इसका हो सकता है, क्योंकि बच्चों ने तो गलती की नहीं, अभ्यर्थियों ने तो गलती की नहीं, जो कोर्स आपने लॉन्च किया उसकी उन्होंने प्रॉपर फीस जमा की, जितने समय तक आपने कहा उसकी पढ़ाई की, जो आपने टेस्ट एग्जामिनेशन सेट किए उसको पास किया और वो एलिजिबल हुए, तो उसमें अभ्यर्थी कहां से गलत है? दोस्त तो धन्यवाद। देखिए, पहली चीज, मेरे से पहले जो वक्ता बोल रहे थे उन्होंने कहा कि ये युवाओं के भविष्य का सवाल है। मैं आपको बता दूं मेरे मित्र, ये युवाओं के ही नहीं, ये देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य का भी सवाल है। यहाँ पर मुझसे और एक और जो थे उन्होंने बोला कि ये तो राजनीतिक रूप से जब मर्जी आपका जुडिशरी के थ्रू ऑर्डर करते हैं और बाहर निकलवा देते हैं, फिर कभी एंट्री कर लेते हैं। तो क्या आपके अनुसार कोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी या सरकारों के आदेश पे चलता है? अगर आप शिक्षक होकर इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो मुझे आपकी डिग्री पे बहुत बड़ा संशय होगा। और बहुत महत्वपूर्ण विषय, इस निर्णय को 5 साल पहले लाने का कारण, मान्य जी, देखिए आप दुख की पीड़ा में इस तरह की बातें न करिए। स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, नहीं सुन लीजिए मेरी बात को, आपके बीच में नहीं बोला, बीच में टोकर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप क्यों टोकर टिप्पणी कर रहे हैं? नहीं, आप टोकर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? पहले सुनने के भी दबाव नहीं, आप टोकर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? मेरे को ये बताइए, मैंने आपको धैर्य से सुना, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपने अपना वक्तव्य रखा, मुझे मेरा विषय रखने का आदेश दीजिए। मानस जी, मुझे दूसरी लास्ट वर्डिंग ले लीजिए प्लीज। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ मानव जी, मेरे को समय मेरा पूरा देने दीजिए। मानव जी, मेरे को भी डिबेट में जाना है, मेरा 5 बजे का नबारत था, मैं आपके लिए रुका हुआ हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार, मैंने कहा सरकार ने जब ये निर्णय लिया था तो ये मान के लिया था कि जो छात्र होंगे उनके लिए जो भी शिक्षक उपलब्ध होगा वो बहुत ही क्रीमी लेयर होगा, वो अच्छे से पढ़ाएगा। ये नहीं शिक्षा मित्रों की तरह जिनको कि प्रधानमंत्री जी का नहीं पता, राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, देश के राज्य कितने ये नहीं पता, देश की राजधानी कितनी ये नहीं पता, 2 से 2 4 कितना होता है ये नहीं पता। तो अगर कोई निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का तो उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के लिए संसद भी बैठी है, विवेचना करने के लिए सरकार दोनों हाथों से तैयार खड़ी है। हमारे लाखों मित्रों और भाइयों के लिए आप उसकी चिंता ना करें, आपके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। और इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए। हमें छात्रों के लिए भी और हमें शिक्षकों के भी, दोनों के लिए संवेदना होनी चाहिए कि हमें शिक्षक भी अच्छे मिलने चाहिए और छात्रों को जो शिक्षा देंगे उनके पास भी इतना ज्ञान होना चाहिए, छात्रों को सही शिक्षा दे सके। बंधु जी कह रहे हैं मनोज जी कि इस पे राजनीति ना करिए, संवेदनशील मसला है ये। मनोज ना कोई राजनीति नहीं है। देखिए, मैंने कांग्रेस का नाम लिया, मैंने मायावती लिया, मैंने जिसकी सरकार है उसी से तो
सवाल पूछा जाएगा? भाई क्या गुनाह है क्या सरकार से सवाल भी ना पूछे? मैं कोई मतलब जो विपक्ष में उससे थोड़ी नहीं सवाल पूछा जाएगा, उसकी कर्तव्य निष्ठा आक्रमणता पे थोड़ी नहीं सवाल पूछेंगे, सरकार से तो सवाल पूछा जाएगा। इसमें कौन सा हमने गुनाह कर दिया? अभी कह रहे थे शिक्षा मित्र अटल जी ने तो शुरू किया था शिक्षा मित्रों की भर्ती, तो ये अटल जी को क्या कोस रहे हैं क्या कि कैसे लोगों को अटल जी ने भर लिया था? ये बात इनको सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए। बात मैंने कही थी वही बात हमारे साथियों ने कही है, चाहे वो अभय जी हो, चाहे देवेश जी हो, चाहे अंशुमान जी हो, सब वही तो कह रहे हैं ना कि सरकार की आक्रमणता के कारण ये हो गया। और हम ये भी ना बोले तो क्या बोलेंगे भाई? हमें नहीं है घंटा बजाने के, हम राजनीतिक दल है और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात को रखेंगे। मनोज जी, आपके मित्र अशोक पांडे जी बीजेपी से जुड़ गए हैं। मैं माफी चाहूंगा, मुझे जाना है, बार बार कॉल आ रही मुझे। धन्यवाद। चलिए ठीक है मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका। अशोक पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है। आपसे शुरुआत से ही बात करना चाह रहे थे। आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें उसने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए जो सरकारी टीचर्स की नियुक्ति है उसमें बीटीसी अभ्यर्थियों को एलिजिबल माना है। बीएड के जो अभ्यर्थी है उनको उसके लिए एलिजिबल नहीं किया गया है। जो तमाम हमारे साथ जो पिटिशनर हैं या जो जिन्होंने इसका विरोध किया वो सभी हमारे साथ मौजूद है। अटेवा संघ के अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है, विजय बंधु जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि अब जो बीएड के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सरकार पर भरोसा कर फीस जमा की, पढ़ाई की, अपना कोर्स कंप्लीट किया, अब उनके लिए क्या विकल्प है सरकार के पास? सरकार उनकी कैसे मदद करेगी? अशोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अशोक पांडे जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अशोक पांडे जी रास्ते में ट्रेवल कर रहे हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। देवेश जी, आपके पास एक बार फिर से आना चाहेंगे। देवेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं? पहले अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं सवाल लेता हूं। देवेश जी, आप म्यूट पे, प्लीज अनम्यूट करिए उसको। मानस सर मेरे खुद 150 में से 150 से 135 नंबर है, मुझे भी आज बाहर कर दिया गया है। मेरे कई साथी 133 37 ऐसे नंबर है सबके, तो सबको दुख होता है कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण। क्यों ना सरकार ने ऐसा क्यों इंटरप्ट किया एनसीटी को बीच में जाके? एनसीटी एक संवैधानिक संस्था है, टीचर की योग्यता क्या डिसाइड कर रही है नहीं करनी वो एनसीटी करती है। तो सरकार ने क्यों बीच में इंटरप्ट किया कि एक मंत्रालय से लेटर जाता है सरकार के पास कि आप इनको अलाउ कर दीजिए, अब जबकि उसको स्वतंत्र माइंड से यूज करना था, वो उनको बाध्य कर देती है एनसीटी को सरकार का एक लेटर। तो उनकी एक नियमावली है, उसके तहत क्यों ना ये, जैसे बाद में एक और गजट आया, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है एमएड बीएड 2-3 साल का, उनको 9 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी बनी है, जबकि इसमें एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनी है। अब उस गजट का क्या होगा जो बाद में आया है? वो तो वैलिड है अब तक, और पहले वाला इनवैलिड है। तो इन अभ्यर्थियों जाए तो कहाँ जाएं? सारे अभ्यर्थी रोने लगे बेचारे, क्या करें, हमारी क्या गलती थी, हमें पहले ही सरकार बता देती, या फिर हमने ऐसा किया है गलत में गलतियां तो हम बीएड 2018 के बाद ना करते, बीटीसी कर लेते, और उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं उन बेचारों के पास। मानस जी, मैं बहुत देर से डिबेट को बहुत शांतिमय ढंग से सुन रहा हूं और मुझे बहुत तकलीफ है कि शिक्षा जैसी व्यवस्था को, शिक्षा जैसे गंभीर विषय को रोजगार से जोड़ के देखा जा रहा है। शिक्षा एक गुणवत्ता परक चीज है और शिक्षा से राष्ट्र का निर्माण होता है। शिक्षा को हम रोजगार की तरह से लेना, साधारण तरीके से लेना उचित नहीं है। शिक्षा एक आमूल-चूल परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में, हमारा कोई घोषणा पत्र नहीं होता, हमारा संकल्प पत्र होता है, और हमारे संकल्प पत्र में शिक्षा मूल विषय है जिस पर हम बहुत काम कर रहे हैं और अभी बहुत काम होना बाकी है। जहां तक गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उसमें जो अभी जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, यह मानना पड़ेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में यह तकनीकी विषय है। यहाँ पर बीएड जो है वो ग्रेजुएशन का विषय है, बीएड अबव द ग्रेजुएट्स के लिए है। उसमें बीटीसी जो मान्यता प्राप्त लोग हैं, जो नीचे इंटरमीडिएट उसकी बेसिक शिक्षा है, तो उसमें एक तकनीकी खामी है जिसका हल आगे चल के देखा जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला गलत है, ये हम नहीं कह सकते। यहाँ पर बीटीसी के लिए भी बहुत सारी, जो बीटीसी में इनकी अर्हता है
बीटीसी के लिए बाद जो ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में बेसिक स्कूल के बच्चे जो आज 5वीं क्लास तक के बच्चों को उसमें शिक्षा दी जाती है, और जो बीएड के लिए है वो उच्च शिक्षा के लिए रखा गया है, तो उसकी भी एक ट्रेनिंग रखी गई है, टेट की ट्रेनिंग उसके लिए है। मुझे लगता है कि इस विषय पर अभी सरकार को इसका हल निकालने के लिए हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसका क्या हल निकलेगा? बीएड भी एक तकनीकी शिक्षा है और ये तकनीकी कमी है जो पकड़ करके उच्च न्यायालय ने बात उठाई है। तो इस तकनीकी विषय को उस तरीके से नहीं देखा जा सकता, इसको राजनीति करने का आधार बनाइए, ना इसमें सियासत होनी चाहिए। जब अवसर मिला है, आज 17 साल तक मुलायम सिंह ने सरकार चलाई है, उन्होंने शिक्षा पे क्या काम किया? वो स्वयं मास्टर थे, उन्होंने शिक्षा को बर्बाद करने के सिवा शिक्षा को कभी उचित नहीं किया। और मास्टर होकर के उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, वो शिक्षक थे, वो चाहते तो उसके ऊपर उचित कदम उठा सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो कृपया करके शिक्षा को राजनीति मत जोड़िए। कांग्रेस ने बहुत बड़ा गर्व किया है शिक्षा को राजनीति से जोड़ करके। अब मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, इसको राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहिए, और रोजगार का विषय तो करता ही नहीं। शिक्षा रोजगार का विषय बनाना ये गलत है। ये ठीक है कि यहाँ बहुत से पद खाली हैं, इन पदों को भरा जाएगा, लेकिन योग्य व्यक्ति से भरा जाएगा। ऐसे नहीं भर दिया जाएगा किसी को कि लाइन में आइए और नौकरी ले जाइए। लेकिन अशोक पांडे जी, नियम आपने बनाया, कोर्सेज आपने तय किए, फीस सरकार के पास जमा हुई, बच्चों ने पूरी पढ़ाई की, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो तो सरकार की नीति और कानून का अध्ययन करने के बाद दिया, लेकिन ये तो नीति आपने निर्धारित की थी, उस पे अभ्यर्थियों ने भरोसा किया, पूरी मेहनत से पढ़ाई की और फीस भी जमा की। अब उनको पता चल रहा है कि वो तो अब एलिजिबल ही नहीं है। तो देखिए, शिक्षा को रोजगार, ये मानस जी बिल्कुल उचित प्रश्न है आपका, लेकिन ये अगर उच्च न्यायालय ने कोई फैसला लिया है तो वो एक तकनीकी फैसला है, और तकनीकी फैसला का हल निकाला जाएगा। निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि सरकार इसके ऊपर कोई कदम उठाएगी, उसका एक हल निकालेगी, लेकिन ये कहना कि ये गलत है, गलत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही प्रदत्त था कि बीटीसी के लोग ही प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा देते थे, और उसके बाद उसमें एक ट्रेनिंग एक अलग से दी गई थी। आज बीएड के बाद भी एक ट्रेनिंग देने की बात है, जो टेट की ट्रेनिंग दे करके उनको उच्च पदों पे वहाँ ही बहुत सी नौकरियाँ निकल रही हैं। अभी हमारी सरकार उच्च पदों के लिए भी जो प्रोफेसर्स हैं, मास्टर्स हैं, उनके लिए भी बहुत सी नियुक्तियाँ निकाल रहे हैं। तो काम इसमें हो रहा है, आने वाले समय में इसका भी हल निकाला जाएगा। बहुत मायूसी की बात नहीं है, सरकार हल निकालेगी इसका, और कोई ना कोई जरूर एक सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक हल निकलेगा। वैसे अभी तक देखा यही गया अशोक जी की जितनी शिक्षक की क्या निकलती है, कोई ना कोई पेज उसमें फंसी जाता है। कभी बीएड बीटीसी का झगड़ा होता है, तो कभी शिक्षा मित्र और टीईटी वाले। मानस जी, क्योंकि सियासत से जोड़ते हैं हम, यही तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसको सियासत से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि हम शिक्षा जैसी चीज को, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों सियासत का विषय नहीं है, दोनों सार्वभौमिक सार्वजनिक विषय है और गुणवत्ता परक विषय है। इसको कभी सियासत से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। चलिए, विजय बंधु जी हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए। विजय बंधु जी, आपने सुना, एक बात समझ में नहीं आती है कि शिक्षकों के इतने सारे संगठन हैं, और सबसे ज्यादा अगर सत्ता में या विपक्ष में या पॉलिटिक्स में जो लोग आए और बड़े पदों पर पहुंचे, उसमें से बहुत सारे शिक्षक भी थे। किसानों के बाद अगर कोई दूसरा वर्ग है जो सबसे ज्यादा सियासत में जिसका दमखम है, वो शिक्षक वर्ग के लोग हैं। ऐसे तमाम मैं सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। बावजूद इसके अगर शिक्षा से जुड़े हुए रोजगार की ये हालत होगी, तो निश्चित तौर पर विचार तो करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ हो रहा है कि जिस वर्ग के लोग सबसे ज्यादा सत्ता और सियासत से जुड़े हुए उस प्रोफेशन का या उस विधा का ये हाल हो गया है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। चाहे पहले इसके पहले मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, चाहे माननीय कल्याण सिंह जी रहे हों, मायावती जी रही हों, या हमारे आज के रक्षा मंत्री राजनाथ साहब रहे हों, तमाम सारे लोग एक लंबी श्रृंखला है। शिक्षक होने के बाद राजनीति में आए और बड़े मुकाम हासिल किए हैं। और ये बात बिल्कुल आपका सवाल उठाना लाजिमी है कि इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद भी इस दिशा में कोई एक ठोस कदम नहीं उठा पाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी पांडे सर कह रहे थे कि रोजगार का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। सर, बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूँ, हम शिक्षा इसीलिए ग्रहण करते हैं, लोअर क्लास मिडिल क्लास के लोग हैं। हर 90% लोगों का यही होता है कि हम शिक्षा ग्रहण करें, रोजगार ढूंढेंगे।
और रोजगार में अगर हम शिक्षक बन रहे हैं तो हम राष्ट्र के निर्माण में ही, देश के मैंने निर्माण में कहा काम कि कर रहे शिक्षा हैं। रोजगार से नहीं, राष्ट्र निर्माण का विषय है। नहीं शिक्षा नहीं, राष्ट्र रोजगार से निर्माण भी का जुड़ा विषय हुआ है। सर। नहीं मैंने सर, रोजगार के लिए प्लीज मना सर। नहीं किया, मैंने कहा नहीं रोजगार सर, की खो करके नहीं देखा जाना चाहिए। विद ड्यू सर रिस्पेक्ट, देख मैं आपकी बात को सर, सुन रहा था, आपने बहुत अच्छी बात कही है और आपकी बात पर हम विचार भी करेंगे, लेकिन मेरा जी सिर्फ सर, इतना जी सर, तात्पर्य था कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है और राष्ट्र के निर्माण में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल सही चलिए, है, और समझौता होना भी नहीं चाहिए। अभय जी हमारे साथ जुड़े हुए, एक लेकिन लास्ट सर, सवाल लेके डिबेट को क्लोज करना चाहेंगे। अभय जी, आज इसको आप अपनी बड़ी जीत के तौर पर जरूर देख रहे होंगे, लेकिन ये भी बात सही है कि जो बीएड के जो अभ्यर्थी है उनके लिए आज बड़ा निराशा भरा दिन है। ऐसे में अगर हम कहें तो दोष किसका आप मानते हैं? लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, लास्ट में मैं कहूंगा कि आप लोग निराश नहीं होइए। एक जीवन है, जीवन का तमाम सारा होता है, आप निराश न होइए। अभी आप संघर्ष करें और अपनी चीजों को आगे बढ़ाएं। निराशा में कोई कदम नहीं उठाना है। जीवन बहुत बड़ा है, उस दिशा में भी सोचना है। ये मेरा निवेदन है सभी लोगों से। बिल्कुल ठीक बात है। अभय जी पहले आपके पास आएंगे, फिर सरकार लास्ट भी हल में निकाल रही है, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, कोई ना कोई हल निकालेगी। बिल्कुल ठीक बात है सर जीत की बात नहीं है सर, क्योंकि अब कई लाखों अभ्यर्थियों के जिंदगी का सवाल है सर, और इससे मैं चाहता हूं कि वो अशोक सर हैं वो थोड़ा देवेश जी, क्या अब आप सरकार से कोई निवेदन करना चाहेंगे? क्योंकि अब आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा है कि आप सरकार के पास जाएं और उनसे ही अनुरोध करें। जी सर, एक तो अपने पास विकल्प है रिव्यू पिटीशन का। सरकार अटॉर्नी जनरल साहब हैं, उनसे राय, लीगल राय ले और रिव्यू पिटीशन दायर करे। दूसरा ऑप्शन है संसद में बिल लागे। सर मेरी सरकार से यही अपील है, ऐसी नीति ना लेके आए, नीतियों में कमी के, बल्कि सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है ये मैटर, इस तरीके मैटर पॉलिसी के हैं, और सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि हम पॉलिसी में इंटरप्ट नहीं करते। आज क्या मामला है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसी पॉलिसियों में इंटरप्ट करना पड़ रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि हम इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट इनमें इंटरप्ट कर रहा है। क्या ऐसी कमियां रह गई हैं सरकार को आगे से जो पॉलिसी लाए, नीति लाए, बड़े सोच विचार के लेके आनी चीजें। अब 4 साल इंटीग्रेटेड अभ्यर्थी है, 4 साल की बीएड वाले जो चल रही है वर्तमान में, आईटीपी एनसीटी लागू किया है, उन अभ्यर्थियों को भी बाहर कर दिया गया है। और 2030 में एनईपी 2020 100% लागू होनी है, तो उन अभ्यर्थियों के जो आगे 20 एनईपी के तहत जो इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, बाद में बीटीसी भी बंद हो रही है। जैसे हरियाणा में कुछ कोर्स बंद कर दिए, कॉलेज जो सरकारी मान्यता थे वो कॉलेज बंद कर, सभी धीरे धीरे बंद कर रहे हैं बीटीसी वालों को, कॉलेज बंद हो रहे हैं एनईपी में, तो उन अभ्यर्थियों का क्या होगा। और मैं सारे बीएड धारियों से अपील करूंगा, साथियों आपके साथ हम खड़े हैं, जो भी होगा हमसे हम करेंगे। रिव्यू पिटीशन की लीगल राय होगी और हम द्वारा जाएंगे एनसीटी और मंत्रालय और जो भी सबसे विनम्र अपील करेंगे, आगे जो भी प्रोसेस है आगे बढ़ाएंगे। सभी साथी क्योंकि आज ये बहस लंबी खिंच गई है, आज ये चर्चा थोड़ा सा लंबी चली गई, इसलिए आज समय का बहुत अभाव है। आप सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज इस गंभीर विषय पे आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। आज हम बात कर रहे थे बीएड अभ्यर्थियों के दर्द की, सरकार की गलत नीतियों की वजह से, या यूं कहें कि सरकार की अस्पष्ट नीतियों की वजह से आज बीएड करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को करारा झटका लगा है और बीटीसी अभ्यर्थियों को एलिजिबल माना गया कि वो जो प्राथमिक शिक्षक हैं, जो शिक्षक भर्तियां निकल रही हैं उसके लिए वो एलिजिबल है। ऐसे में जो बीएड के अभ्यर्थी है उनका क्या होगा, और अब जो बीएड किए हुए अभ्यर्थी, लाखों अभ्यर्थी, वो सरकार की तरफ देख रहे हैं कि सरकार ही अब उनकी मदद कर सकती है, या तो बिल के माध्यम से या रिव्यू पिटीशन के माध्यम से। आज की चर्चा को आज यहीं विराम देना होगा। कल फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।